हाँ प्यारे बच्चों, आज जीके के इस लाइव सेशन में बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार के दिन दो क्लासें होती है। एक सप्ताह में दो स्टैटिक जीके की क्लास है, बाकी आपकी जो सब्जेक्ट वाइज क्लासें चल रही है वैसे ही चलेगी। तो स्टैटिक जीके की क्लास में, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे प्रमुख दिवस के बारे में। चाहे कोई भी एग्जाम हो, जितने भी वनडे एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो अग्निवीर का एग्जाम है जून माह में, उस एग्जाम में हर पारी में यहाँ से 1% आएगा, प्रमुख दिवस से 1% प्रत्येक पारी में आएगा। तो ये 1% आपका बोनस है, तो गलत नहीं होना चाहिए। हमने लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और सितंबर तक पढ़ चुके हैं या नवंबर तक? अक्टूबर है ना। अक्टूबर के बाद में नवंबर है ना। आज बात करेंगे नवंबर माह के प्रमुख दिवस। इसमें 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भोजन दो प्रकार का होता है, एक तो है शाकाहारी और एक है मांसाहारी। तो जो शाकाहारी है उनके लिए दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, विश्व शाकाहारी दिवस। उसके बाद में बात करें 5 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। पहले आपको पता है कि रेडियो चलता था, अब तो बंद हो गया, लेकिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस का मनाया जाता है 5 नवंबर को। 7 नवंबर के बारे में बात करें, शिशु संरक्षण दिवस, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाना है। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। शिशु संरक्षण दिवस और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस का मनाया जाता है 7 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें 9 नवंबर विश्व सेवा दिवस। 10 नवंबर के बारे में बात करें, इसको इम्पोर्टेंट करके लगाना है, क्योंकि 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, परिवहन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में बात करें 14 नवंबर को मनाया जाता है भारत में बाल दिवस। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पे 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, बाल दिवस। गांधी जी को, नेहरू जी को क्या कहते थे, चाचा नेहरू। क्या कहते थे, चाचा नेहरू। और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, फिर भी स्कूलों में जाते थे, छोटे छोटे बच्चों से मिलते थे। एक स्कूल में एक कार्यक्रम में गए थे, कोई सम्मेलन था, उसमें नेहरू जी गए थे, प्रधानमंत्री थे देश के। छोटे बच्चों से मिल के आ रहे थे, तो बच्चों से पूछा कि आपको क्या चाहिए। अब नेहरू जी ने सोचा कि बच्चे क्या मांगेंगे, या तो टोपी मांगेंगे, है ना, या कुछ खाने के लिए मांगेंगे। लेकिन छोटे बच्चों ने कहा कि अंकल जी हमें क्या चाहिए, सफ़ेद हाथी चाहिए, ठीक है ना। और सफ़ेद हाथी कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, थाईलैंड। तो छोटे बच्चों के लिए ध्यान रखना, थाईलैंड से नेहरू जी ने सफ़ेद हाथी मंगाए थे, है ना। इतने छोटे बच्चों से प्यार करते थे नेहरू जी। तो नेहरू जी को चाचा नेहरू जी भी कहते हैं, ध्यान रखना। और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी का क्या है, जन्म दिवस है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट करके लिखना है। उसके बाद में बात करें 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय धीरज दिवस। उसके बाद में 17 नवंबर विश्व विद्यार्थी दिवस, ये तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये प्रश्न पूछा गया है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, विश्व विद्यार्थी दिवस, आप विद्यार्थी जीवन में हो तो ये दिवस तो आपका है, आपको याद भी होना चाहिए। उसके बाद में 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस और 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस। 19 नवंबर को इम्पोर्टेंट करके लिखना है, 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर अफ्रीकीय औद्योगिकीकरण दिवस या सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, इसको भी महत्वपूर्ण करके आपको लिखना है, ठीक है ना। 20 नवंबर को कौन सा, सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस, इसको इम्पोर्टेंट करके लिखना है आपको।
और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में 25 नवंबर को विश्व मांसाहारी दिवस। अब देखो मेरी बात सुनो, 1 नवंबर को कौन सा दिवस है? विश्व शाकाहारी दिवस। और 25 नवंबर को, ठीक है ना, विश्व मांसाहारी दिवस के रूप में। 26 नवंबर, प्यारे बच्चों, 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ध्यान रखना, अब पहले ध्यान रखना, 26 नवंबर के बारे में बात करें तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे देश का संविधान बनके क्या हो गया था? तैयार हो गया था। हमारे देश के संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने। किसने किया है? संविधान सभा ने। और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, ध्यान रखना, कुल 11 अधिवेशनों में ये संविधान बनके तैयार हो गया है। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, लेकिन 11 अधिवेशन में संविधान बनके क्या हो गया है? तैयार हो गया है। संविधान बनके तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949। और इस दिन हम मनाते हैं कानून दिवस। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस दिवस का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम रखा है संविधान दिवस। पहले 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते थे? कानून या विधि दिवस। लेकिन अभी मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। ध्यान रखना, संविधान दिवस। और ये किसने घोषणा की है? मोदी गवर्नमेंट ने। ध्यान रखना, बीजेपी सरकार ने, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में, ध्यान रखना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी 2024 में, कि प्रत्येक वर्ष को हम क्या मनाएंगे? 26 नवंबर को कानून संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 29 नवंबर, फिलिपीनी लोगों के साथ में एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज आपको पता है कि ये जो फिलिपीनी है ना, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है ना। कौन बताएगा मुझे, फिलिपीनी और किस देश के बीच में संघर्ष चल रहा है? हाँ, नहीं, पाकिस्तान तो सपोर्ट कर रहा है इनका, फिलिपीनियों का पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। नहीं पता है? तो ये आपके पास में मोबाइल है ना, इस मोबाइल का सदुपयोग करो भाई। यदि आप YouTube पर भी चला रहे हो YouTube, तो उसमें फालतू में छोटी छोटी रील देखना, है ना, आप ना कोई भी चीज़ है ना, जैसे कि अपने पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए, पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। यदि आप YouTube भी चला रहे हो ना, तो इसका सदुपयोग करो आप। देखो, किसी का रील देखना, लाइक करना, इतना टाइम है क्या आपके पास में? लिख दिया करो वर्तमान की घटनाएं, तो सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। YouTube पे और Google पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 30 नवंबर, ध्वज दिवस। ध्यान रखना, इसको भी महत्वपूर्ण करके आपको लिखना है, ध्वज दिवस, ठीक है ना। ये आपके प्रमुख दिवस थे। देखो मेरी बात सुनो, 14 नवंबर तो याद करना है आपको, बाल दिवस मनाया जाता है। एक 26 नवंबर याद करना है, ठीक है ना, 26 नवंबर, ठीक है ना। ये 2 तो महत्वपूर्ण है, इनको रट लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। अब नवंबर के बाद में बात करें हम किसके बारे में? दिसंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दिसंबर के बारे में। ध्यान रखना, 1 दिसंबर इंपोर्टेंट करके लिख देना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। विश्व एड्स दिवस के रूप में, ये एक रोग है, महामारी है ना। उसके बाद में बात करें 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। याद करना, 1 दिसंबर याद कर लेना, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइंस में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा।
उसके बाद में बात करें 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या विश्व संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विकलांग है, अपाहिज है, उनको क्या देना है? संरक्षण देना है, ठीक है ना। और उनके लिए दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें 4 दिसंबर, इंपॉर्टेंट करके लगाना, जो आर्मी वाले हैं विशेषकर ध्यान रखना, नौसेना दिवस, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ इतिहास से संबंधित। भारत का वह प्रथम शासक जिसके पास में 9 सैनिक थे, है ना। एक महान शासक था भारत का जिसके पास में 9 सेना थी। इसको खड़ा कर देना, लिख ले बेटा, है ना, नींद नहीं आएगी। हाँ भाई, किस शासक के पास में? प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। एक ऐसा महान शासक था जो अपनी दिग्विजय नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। इतना मैंने बता दिया। अब अगली लाइन बताऊंगा तो आप उत्तर दे दोगे। उन्होंने लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीत लिया था। उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में उनकी जानकारी मिलती है। हाँ, अशोक के पास में 9 सेना थी क्या? अशोक ने तो लास्ट में सेना ही रखनी बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि युद्ध में नहीं करूंगा। समुद्रगुप्त नाम सुना है ना? समुद्रगुप्त नाम सुना है? उसके पास में 9 सेना थी। 9 सेना समझते हो ना? नेवी, है ना। मुगलों के पास में नहीं थी 9 सेना, ध्यान रखना। मुगल थे ना, मुगलों के पास में सिर्फ एक जहाजी बेड़ा था, वो भी कमजोर था। मुगल काल जो ये पुर्तगाली और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, डंस है, फ्रांसिस है, ये भारत में आते ना, इनके पास में 9 सेना थी, इसलिए मुगल डर गए थे इनसे, ठीक है ना। और 9 सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करें 5 दिसंबर के बारे में, तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में 7 सितंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इसको भी इम्पोर्टेंट करके लिखना है आपको जो आर्मी में की तैयारी कर रहे हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। 7 सितंबर, ठीक है ना। एक तो हो गया 4 सितंबर, एक हो गया दिसंबर है ना, मैं सितंबर बोल रहा हूँ क्या? हाँ भाई, दिसंबर है ना। एक तो 1 दिसंबर, एक 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेवी है ना, नेवी होती है ना, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं जलीय सेना दिवस। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। 7 सितंबर याद कर लेना, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। 7 सितंबर और 4 सितंबर, वापिस सितंबर बोला हो ना भाई। दिसंबर, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट करके। 1 दिसंबर एड्स दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक है 7 दिसंबर, ठीक है ना। 7 दिसंबर ध्यान रखना, सशस्त्र सेना झंडा दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में 9 दिसंबर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना। मैंने यदि सितंबर बोल लिया है तो आपके सामने लिखा हुआ है भाई दिसंबर, ठीक है ना। दिसंबर के बारे में बात करें, ठीक है ना। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ध्यान रखना। आज हर सरकारी कार्यालय में आप देखोगे पैसों के बिना काम नहीं होता है। अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भ्रष्टाचार बढ़ाती कौन है? जनता। नाम किसका आता है? प्रशासनिक अधिकारियों का। अब मेरी बात सुनो, आपका कोई काम है, आप क्या चाहते हो? मेरा जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना। मेरा काम सबसे फास्ट हो,
इसलिए आप अधिकारी को लालच दोगे कि कुछ लेन देन का मामला है, करके आप जल्दी मेरा काम कर दो, है ना। तो भ्रष्टाचार बढ़ाती कौन है? जनता। नुकसान किसको है? जनता को। फायदा किसको है? पदाधिकारी प्रशासनिक होते हैं, उनको पैसे पैसे आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 10 दिसंबर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में ध्यान रखना। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में, देखो मेरी बात सुनो, मानव अधिकार आपको हर देश में मिलेंगे, चाहे आप पाकिस्तान में जा रहे हो, चाहे भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे किसी देश में हो। तो मानव अधिकार दिवस, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो जन्म के साथ में आपको मिल जाते हैं। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार दोनों अलग है या नहीं है? मौलिक अधिकार की एक फिक्स सीमा होती है, एक एरिया होता है, उस एरिया का बाहर आपको वो मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं। सीमित क्षेत्र में मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं, लेकिन मानव अधिकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मुझे ये बताओ, जन्म लेने का अधिकार पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 9 महीने से जन्म लेता है तो पाकिस्तान में 4 महीने से हो जाए, ऐसा तो हो सकता है क्या? नहीं, अधिकार है उसके पास में, ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ध्यान रखना। सांस लेने का अधिकार, क्या पाकिस्तान में मार देंगे क्या? सांस तो ले सकते हैं ना। खाने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, ये मानव अधिकार है। ये इनके एरिया सीमित नहीं होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार एक सीमित क्षेत्र में होता है, ध्यान रखना। क्या मुझे ये बताओ, भारत के मौलिक अधिकार पाकिस्तान में मिल जाएंगे क्या? नहीं, भारत की सीमा में क्या है? सीमित है, ठीक है ना। तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों अलग है, ठीक है ना, समझ गए ना। मानव अधिकार का मतलब है जिस दिन आप जन्म लेते हो ना, जन्म के साथ में ही आपको कुछ अधिकार मिल जाते हैं, भगवान की तरफ से ही मिलते हैं, मान लो, ठीक है ना। सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, ये आपके अधिकार है भाई। उसके बाद में बात करें 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, और 14 दिसंबर को ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें 18 दिसंबर को, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। एक है भारतीय प्रवासी दिवस। प्रवासी का मतलब समझते हो ना, किसे कहते हैं प्रवासी? किसे कहते हैं? एक मिनट, कोई आवाज नहीं करेगा। हाँ, जो भारत में रहते हैं, पहली बार यही याद है। हाँ, अरे प्रवासी का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनो, आज समझ लो ना भाई। प्रवासी का मतलब क्या होता है? जैसे कि भारत का कोई नागरिक, किसी भी नागरिक का जन्म भारत में हो जाता है और फिर वो भारत का नागरिक हो गया, फिर वो विदेशों में अपना कोई बिजनेस कर रहा है या किसी देश में जाकर के अपने परिवार के साथ में वहाँ पे क्या हो गया है, स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर देता है। लेकिन वो उनका मूल जन्म स्थान कौन सा है? भारत है या नहीं है? लगभग उसका कल्चर भी कैसा रहेगा? भारत जैसा रहेगा। तो जो भारत से बाहर है, भारत के नागरिक, जिनका जन्म भारत में हुआ है, भारत के नागरिक है, वो भारत से बाहर रह रहे हैं, उससे कहते हैं प्रवासी भारतीय, है ना। इन्होंने भारत से क्या कर लिया? प्रवास किया है, ठीक है ना। उनके लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। अब ये कौन सा, ध्यान रखना, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है ना। एक है भारतीय प्रवासी दिवस और एक है अंतर्राष्ट्रीय। प्यारे बच्चों, 2 तरह के दिवस होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब है उस देश का, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है? पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का। ध्यान रखना, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। फिर बात करें 19 दिसंबर को, गोवा मुक्ति दिवस। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 1961, 1961 ध्यान रखना, कब है? 9 दिसंबर को, सॉरी 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को ध्यान रखना,
गोवा को भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से क्या कर लिया था? पुर्तगालियों से क्या किया था? मुक्त किया था, ध्यान रखना। देश आजाद हो गया। क्या हो गया है? देश आजाद। फिर भी पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कर लिया। 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। फिर भी पुर्तगालियों ने कहा कि गोवा हम छोड़ के नहीं जाएंगे। गोवा इतना सुंदर शहर है ना, छोटा सा एक स्टेट भी है, राज्य भी है ना। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। छोटा सा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य याद कौन सा है भाई? गोवा। देखो मैं बता देता हूँ ना, याद कर लो भाई। छोटे राज्य याद करने के लिए GST। सबसे छोटा राज्य है गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है ना। ये भारत के छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से GST याद कर लो। और बड़े राज्य याद करने के लिए क्या करोगे? हाँ, रम्मू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य और ये छोटे राज्य। GST का मतलब है छोटे राज्य, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। और प्यारे बच्चों, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और फिर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये तो हमारा भाग है भाई, है ना, ये तो हमारा ही है भाई। पुर्तगाली किस देश से आए थे, कौन बताएगा? इसको नीचे बिठा देना। ये धरती का भार है और कुछ नहीं है। यहाँ बैठ। अब मेरी बात, पुर्तगाली क्या है? पुर्तगाली इंसान है ना। हम भारतीय है ना, है ना। पुर्तगाल एक देश है। क्या है? देश। जैसे हम भारत से छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाएंगे तो हमें क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे ना। पाकिस्तान वालों को पाकिस्तानी। आज फिर मेरा नाम, मुझे है ना बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान करा रहे हो आप। उस दिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का मॉर्निंग में नाम लेना ही बेकार है। उस दिन ही मेरी बीच रास्ते में बाइक खराब हो गई थी, है ना। यहाँ से निकला, जा रहा था तो लगभग 1-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा बाद में, है ना। तो इसका नाम लेना ही बेकार है भाई। तो पुर्तगाल से भारत आए थे व्यापार की दृष्टि से, और फिर इन्होंने भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, इस जलीय मार्ग पे अधिकार कर लिया था, और गोवा पे पूर्ण रूप से इन्होंने अधिकार कर लिया। 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन पुर्तगाली कब गए भारत से? ध्यान रखना, 1961 में गए थे, ध्यान रखना। उसके बाद में 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, और बच्चों 23 दिसंबर को किसान दिवस, ध्यान रखना। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, ध्यान रखना। अब मुझे कौन बताएगा? मानो खड़ा हो। किसान दिवस किस प्रधानमंत्री की स्मृति में मनाया जाता है? किसान दिवस है, हाँ, पवन खड़ा हो। अरे इसको खुद को नहीं आ रहा है, तुम क्यों पूछ रहा है इसको? मनीष खड़ा हो जा भाई, हाँ, इसको भी कर देता हूँ। और भट्टनाथ खड़ा हो। किसान दिवस, हाँ, कौन है? चौधरी चरण सिंह, वेरी गुड भाई। चौधरी चरण सिंह की याद में, ध्यान रखना, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह एक किसान थे, और आपको पता है कि जब 1977 में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है भारत में, 1947, ध्यान रखना, 1947 के बाद में 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए। 1946 से लेकर के 1947 तक भारत में एक अंतरिम सरकार थी। फिर 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए, और फिर
1977 1952 से लेकर के 1977 तक एक ही पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो अपने पद से क्या देते हैं, त्याग पत्र। अब मोरारजी देसाई के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह, एक किसान परिवार से थे, और उनकी याद में किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, उनके जन्म दिवस के अवसर पे ध्यान रखना। 29 दिसंबर को, नीचे बैठो भाई, 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट करके आपको लिखना है, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, प्रमुख दिवस हो गए, ठीक है ना। प्रमुख क्या हो गए हैं, दिवस हो गए हैं आपके सामने। अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है स्टैटिक जीके का, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख है पुस्तक या ग्रंथ, ठीक है ना। आपने सुना है एक तो होता है ग्रंथ, एक होती है पुस्तक, ठीक है ना। एक है ग्रंथ, एक है पुस्तक, और एक है डायरी। इनमें क्या अंतर है, कौन बताएगा भाई। और एक है आत्मकथा, एक है आत्मकथा। पता है क्या इनके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालना है ना, प्रमुख पुस्तक है उनके लेखक। हेडिंग डालना, प्रमुख पुस्तक है उनके लेखक। यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, समझना। देखो मेरी बात सुनो, पुस्तक है, इसके बारे में बात करें तो पुस्तक का सबसे बड़ा रूप ही क्या होता है, ग्रंथ होता है। पुस्तक क्या होती है, छोटी। अब पुस्तक का बड़ा रूप है, उसे क्या कहा जाता है, ग्रंथ। देखो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इससे बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। पुस्तक होती है छोटी और पुस्तक का बड़ा रूप होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रंथ। ग्रंथ बड़ा होता है, नहीं होता है। आप भी कहते हो कि कोई बड़ी पुस्तक लेके आ जाते तो ये कौन सा ग्रंथ लेके आया है। भगवत गीता एक पुस्तक है या ग्रंथ है, ग्रंथ है, ध्यान रखना। महाभारत क्या है, एक ग्रंथ है, क्योंकि उनका आकार क्या है, बड़ा है। पुस्तक का मतलब है छोटा आकार, ठीक है ना। अब डायरी, डायरी पहले लिखते थे लोग, आज भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी डायरी लिखते हैं, है ना। अपने निजी जीवन के जो भी विचार है ना, जैसे कि आज का दिन कैसा रहा है, पूरे दिन के बारे में, जब रात को सोते हैं तो समय पूरे दिन के बारे में लिखते हैं। और इस डायरी आगे जाकर के ये डायरी क्या बन जाती है, आत्मकथा बन जाती है। क्या बन जाती है, आत्मकथा, यानी अपने बारे में लिखना। आत्मकथा हमेशा स्वयं द्वारा लिखी जाती है, ठीक है ना। आत्मकथा हमेशा खुद के द्वारा लिखी जाती है, यानी स्वयं लिखता है, उसे ही क्या कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है। और अपने जो विचार होते हैं, अपने जो दिन की जो जीवनचर्या है उनके बारे में लिखना, उसे कहते हैं डायरी। और डायरी का ही बड़ा रूप क्या होता है, आत्मकथा, ठीक है ना। आत्मकथा लिखोगे क्या आप आत्मकथा लिखो भाई। स्टूडेंट लाइफ, एग्जाम नज़दीक आ गए, हम दिन में 20 घंटे में से 24 घंटे में 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। हमारा ये शेड्यूल है, आज हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, आज हमने इतनी क्लासें ली है, यही जीवन है और क्या है ना। आज हम रनिंग करने के लिए गए, डिफेंस लाइफ, है ना। इस पे डायरी लिख दो अपने विचार। एक बार शुरुआत करोगे ना, लिखने की कला होनी चाहिए भाई। उसके बाद में धीरे धीरे आप सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। फिर आपको एक दिन देखोगे, जब शाम को लिखोगे कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है। यानी डायरी का मतलब यह है कि आप प्रतिदिन जो घटनाएं हैं उनके बारे में लिखोगे। अब डायरी लिखोगे, अब आज 24 घंटे, मान लो आज 30 है ना, या 29 है, 30 मई 2025। आज जब आप नाइट में जब सो रहे हो तब उस समय लिखोगे कि आज मैंने क्या किया। फिर देखोगे कि यार आज तो मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है, पता चलेगा। नहीं तो आप गलत फहमी में जी रहे हो कि हम इतनी फुल पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाई भी आप ज़्यादा करोगे। शेड्यूल बना लो पूरा कि आज इतना पढ़ना है, उसके बाद ही सोना है।
ठीक है ना। और यहाँ से प्रश्न भाई अग्निवीर में आएगा, एक प्रश्न पक्का है, एक प्रमुख दिवस से पक्का है प्रश्न, एक प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक से प्रश्न आएगा, एक राजधानी से प्रश्न आएगा, और एक ध्यान रखना राज्यपाल और मुख्यमंत्री, प्रमुख लोक नृत्य, सारी चीजें मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। लगभग आपके स्टैटिक जीके के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे और नोट से 1% भी बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनको याद करो भाई। सप्ताह में हम 2 दिन स्टैटिक जीके की क्लास क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये रटने वाला सब्जेक्ट है, इसका कोई आधार नहीं है, न इसका कोई बेसिक है। अब देखो, एक तरफ लिख देना लेखक और एक तरफ क्या लिखोगे? पुस्तक का नाम। क्या लिखोगे? पुस्तक का नाम लिखोगे, लेखक और पुस्तक। 1 नंबर लगा के लिखोगे विशाख दत्त लेखक है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की है, ठीक है ना। इतिहास में बात की है ना इस पुस्तक के बारे में, नहीं की है क्या? तो ये मुद्रा राक्षस प्रमुख पुस्तक है इतिहास की। उसके बाद में 2 नंबर पे क्या लिखोगे? जयदेव, लेखक जयदेव है और पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। इस गीत गोविंद पे सर्वाधिक टीका लिखी गई है, टीकाएं लिखी गई है। टीका का मतलब समझते हो ना? टीकाएं नहीं समझते हो? टीका, एक तो टीका होता है शादी करते हैं उसमें वो तिलक करते हैं, उसे कहते हैं टीका, पैसे मिलते हैं उसमें। लेकिन ये टीका अलग है। टीका का मतलब है नकल, ठीक है ना। मैंने कोई मेरे नोट्स लिखे हैं, आप उनको देख देख के लिखोगे तो आपने मेरे नोट्स की क्या की है? टिप्पणी की है, टीका किया है, ठीक है ना। तो इस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं की गई है। उसके बाद में भारत भारती एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ना? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। ये भी एक महान इतिहासकार थे, लेखक थे, ध्यान रखना। मैथिली शरण गुप्त, जिनकी पुस्तक का नाम है भारत भारती। ज़्यादा पुस्तक नहीं है। उसके बाद में एक लेखक है कलहण, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। इसकी पुस्तक का नाम है राज तरंगणी। क्या नाम है? राज तरंगणी, ध्यान रखना। उसके बाद में विष्णु शर्मा, ये पुस्तक भी बार बार पूछी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। देखो सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, देखो कोई अंत नहीं है इसका, कोई अंत नहीं है, ध्यान रखना। या तो जो नवीनतम जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई प्रमुख पुस्तक है या ग्रंथ है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, या प्राचीन जो भारत की जो इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं, ध्यान रखना, जो बार बार एग्जामों में पूछी जा रही है। जैसे कि ये पंचतंत्र, ठीक है ना, राज तरंगणी, मुद्रा राक्षस, गीत गोविंद, ये बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछी जा रही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उसके बाद में पाणिनि, पाणिनि पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्याय। सही लिख देना भाई इसको ना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्याय, ठीक है ना, अष्टाध्याय। अब मुझे ये बता दो, पाणिनि किसके दरबारी थे? एक है ना, इतिहास पढ़ा करो भाई, नहीं तो भूल जाओगे वापस। पाणिनि के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। पाणिनि किसके दरबारी थे? कालिदास किसके दरबार में थे? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना। कालिदास, चंद्रगुप्त सेकेंड। अब मेरी बात सुनो, कालिदास भारत में 8 कालिदास हुए। कितने हुए? ठीक है ना, कालिदास कोई एक नहीं था, 8 कालिदास हुए थे। और प्रसिद्ध कालिदास है जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे, एक कालिदास, जिन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, ठीक है ना। पाणिनि के शिष्य कौन थे?
पतंजलि कौन था? पतंजलि के ग्रंथों के नाम बता दो मुझे। अरे इनके बारे में भाई पहले पढ़ चुके हैं। मुद्रा राक्षस के बारे में मैंने बताया था, है ना? ठीक है ना? ये पाणिनि की अष्टाध्यायी, इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। पढ़ा करो भाई इतिहास, जब तक नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। अरे याद है क्या? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। पतंजलि किसका दरबारी था? हाँ, पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक, हाँ, पुष्यमित्र शुंग। उसके दरबारी कौन थे? पतंजलि। जिन्होंने जिन्होंने ध्यान रखना, जिन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे, और इनकी पुस्तक भी थी। पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? महाभारत, महाभाष्य। वेरी गुड, ठीक है ना? ये बात भाई याद रखना, ठीक है ना? पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसकी ध्यान रखना। इस अष्टाध्यायी से ही जो संस्कृत व्याकरण है उसकी उत्पत्ति हुई, ध्यान रखना। इस पुस्तक से संस्कृत है ना, व्याकरण की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई। व्याकरण की उत्पत्ति किससे हुई है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक से हुई है, ध्यान रखना। उसके बाद में ये कालिदास आ गया भैया आपके सामने। कौन आ गया है? कालिदास। अब कालिदास, ध्यान रखना, भारत में कुल 8 कालिदास हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको याद करना है ये कालिदास आपके कौन से है? जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो दरबारी थे, 9 रत्न में शामिल थे, वो कालिदास है। और कालिदास के जो प्रमुख पुस्तक है, इन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की, लेकिन प्रमुख कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। अभिज्ञान शाकुंतलम, पहले इनके बारे में बात कर चुके हैं, है ना? गुप्त काल में जब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की हमने, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात की थी, तो उसके दरबारी थे कालिदास। और वहाँ पे कालिदास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, कुमार संभव, रघुवंशम, ये कालिदास के प्रमुख ग्रंथ। उसके बाद में बात करें बच्चों अबुल फजल। पहले तो ये बताओ मुझे, अबुल फजल किसका दरबारी था? अबुल फजल अकबर का। किसका दरबारी था? अकबर का। और इन्होंने लिखा था अकबरनामा। क्या लिखा है? अकबरनामा। और अकबरनामा का अन्य नाम क्या है? आईने अकबरी। आईने अकबरी, ध्यान रखना। अल बरूनी इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब उल हिंद। ये मुगल कालीन और दिल्ली सल्तनत कालीन के लेखक है, ध्यान रखना। सुमित्रानंद पंत, है ना? सुमित्रानंद पंत, इनकी पुस्तक है पल्लवे या चिदम्बरा। ये दोनों अलग अलग पुस्तक है, ध्यान रखना। चिदम्बरा और पल्लवे, ये दोनों ही ग्रंथ की पुस्तक किसकी है? सुमित्रानंद पंत। इनके बारे में तो आप जानते ही हो। 11th और 12th में हिंदी था ना सब्जेक्ट आपके, हैं? हिंदी में इनके पाठ नहीं थे क्या? ठीक है ना? उसके बाद में बात करें रामधारी सिंह दिनकर, इनकी पुस्तक है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये दोनों पुस्तक किसकी है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है ना? यहाँ से प्रश्न आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है रटने के अलावा, ठीक है ना? रटना पड़ेगा। और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अग्निवीर में हर पारी में एक यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है ना? एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का है। इस क्लास में 2 नंबर आपके पक्के हैं। उसके बाद में देवकीनंद खत्री साहब ने भी एक पुस्तक लिखी है, देवकीनंद खत्री ने, चंद्रक्रांता, ये भी प्रसिद्ध पुस्तक है। और उसके बाद में कबीरदास, है ना? बीजक, रमेनी, शबद, ध्यान रखना 3 पुस्तक है कबीरदास के बारे में जानते हो आप, जानते हो ना? तो कबीरदास के 3 ग्रंथ है, बीजक, रमेनी, शबद। और कबीरदास किसके समय थे? अकबर के समय थे, ध्यान रखना। उसके बाद में एक लेखक हुए जिनका नाम है फिरदौसी।
और इन्होंने लिखा है, ग्रंथ का नाम, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है शहनामा। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी, ध्यान रखना। किसकी बहन थी? हुमायूं की। बेटी किसकी थी? बाबर की, सौतेली बहन थी, ठीक है ना। और इन्होंने हुमायूं के जीवन के बारे में लिखा है, हुमायूं की आत्मकथा, ध्यान रखना, हुमायूं नामा, या इसे कहते हैं हुमायूं की आत्मकथा या हुमायूं नामा। ध्यान रखना भाई, आत्मकथा तो इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब मेरे मन के विचार हैं। क्या बता सकते हो क्या? हाँ, बता दोगे? नहीं बता सकते। तो आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है भाई। आत्मकथा खुद लिखता है ना अपने बारे में, वो होती है आत्मकथा। क्योंकि खुद के बारे में खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। ये गुलबदन बेगम है, इन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा है, जिसका ग्रंथ का नाम है हुमायूं नामा। ये प्यारे बच्चों हुमायूं की सिस्टर थी, ध्यान रखना, हुमायूं की क्या है? बहन। बाबर की बेटी है, ठीक है ना। और इन्होंने लिखा है कि बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु खाने में जहर देने से हो गई थी, या माना जाता है कि बाबर का एक पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम था हुमायूं। और हुमायूं बीमार था, और बीमार था तो बीमारी के चलते चलते एक कोई दरगाह पे जाते हैं। बाबर ने कहा कि मेरे चाहे कुछ भी हो जाए, हुमायूं से ही हो जाए, मेरी उम्र भी किसको लग जाए? हुमायूं को। और कहते हैं कि उस दिन से हुमायूं से ही हो गया, बाबर अल्लाह का प्यारा हो गया, ठीक है ना। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी, और इन्होंने हुमायूं नामा लिखा। ये प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखना। एक लिख देना भाई बाबर नामा। हुमायूं नामा आ गया तो बाबर नामा के बारे में भी आप लिख दो। किसके बारे में? बाबर नामा के बारे में भी आप लिख दो, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, एक ग्रंथ है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। या तुजुक ए बाबरी, बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है, और इसके लेखक कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर, ठीक है ना। ये सबको पता है इसके लेखक कौन है? बाबर है। लेकिन बात मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि हुमायूं नामा किस भाषा में लिखी गई है? भाषा। और बाबर नामा की भाषा क्या थी? ठीक है ना। और एक हमने अभी बात की है अकबरनामा, अभी बात की ना अकबरनामा, है ना, इसकी भाषा क्या थी? और मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं, मुगल काल की, मुगल काल की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या थी? ठीक है ना, ये मैंने प्रश्न पूछ लिया है। अब समझो प्यारे बच्चों, मुगल काल की एकमात्र ये ग्रंथ है जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। पूछ ले आपसे कि मुगल काल का एकमात्र ग्रंथ है, इनकी भाषा क्या थी बच्चों? चगताई। चगताई तुर्की भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया, ये प्रश्न पूछा गया कई बार। बाकी लगभग मुगल काल का जो साहित्य है बच्चों, ध्यान रखना, मुगल काल की भाषा थी फारसी। क्या थी? फारसी भाषा। और बाकी ध्यान रखना, हुमायूंनामा भी फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और ये अकबरनामा, ये भी किस भाषा में? फारसी नामा में, ठीक है ना। और मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। और मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी किसने बनाया था? अकबर ने, ठीक है ना। मुगल काल में बस एक अकबर के बारे में पढ़ लो, और कुछ नहीं है।
उसके बाद में बात करें, उसके बाद में हुमायूंनामा हो गया। उसके बाद में बात करें शंकर प्रसाद जी, एक लेखक थे, इन्होंने लिखा है ग्रंथ, उनकी पुस्तक का नाम है कामायनी आंसू लहर। कामायनी ये अलग ग्रंथ है और आंसू की लहर एक अलग पुस्तक है इनकी। सूरदास, दासों के दास सूरदास, ठीक है ना, इन्होंने लिखा है साहित्य लहरी, सूर सागर। सूरदास का मतलब क्या है? जो व्यक्ति होता है ना अंधा, नेत्रहीन, उसे क्या कहा जाता है? सूरदास। अब एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, दोनों क्या नहीं है? आंखें नहीं है, और ये सारे ग्रंथ लिख लिए। देखो आप, साहित्य लहरी बहुत बड़ा ग्रंथ है, ध्यान रखना। सूर सागर अपने बारे में लिखा है, जो भी समस्या आई थी है ना उनके बारे में। तो जिसके दोनों आंखें नहीं हैं, उन्होंने ग्रंथ लिख दिया है। आपके पास में दोनों आंखें हैं, आपको ग्रंथ पढ़ने हैं, है ना? क्या करने हैं? आपको ग्रंथ पढ़ने हैं। और इनकी आंखें नहीं थी, फिर भी इन्होंने किताबें लिख दी है। और आपको भगवान ने दोनों आंखें दी है, चलने के लिए पैर दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है ना, सही देखने के लिए आंखें दी है, सही बोलने के लिए बड़ों का आदर करो, है ना, गुरु को आदर करो, है ना, मुंह दिया है ना, जबान है आपकी। लेकिन तो ध्यान रखना, एक समय तक ये सीमित होते हैं, उसके बाद में इनका सदुपयोग कर लो भाई। अभी बाद में अवस्था आ जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें रसखान, नाम इनका रस है, ठीक है ना। रसखान एक लेखक थे, इन्होंने प्रेम वाटिका, प्रेम के बारे में ही लिखा ना, पागल हो गया था, इसका नाम ही रसखान रख दिया गया, ठीक है ना। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। उसके बाद में वात्स्यायन, इन्होंने काम सूत्र के बारे में लिखा है, ये भी एक प्रमुख पुस्तक है, लेखक याद कर लेना। अमर सिंह, ये भी कौन था आपको पता है? चंद्रगुप्त सेकंड, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी था, 9 रत्न में एक थे, है ना। ये वात्स्यायन भी था, और प्यारे बच्चों अमर सिंह भी था। अमर कोश नामक ग्रंथ की रचना की। बाण भट्ट, कादम्बरी, शूद्रक, इन्होंने लिखे, क्या लिखा है? मर्स कटिंग, है ना। और उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने अनामिका और परिमल, ये 2 ग्रंथ लिखे। और एक है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। प्यारे बच्चों, इनकी पुस्तक है पद्मावत। और ये ग्रंथ कब लिखा गया है? 1544। और इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के 1303 में एक शाखा हुआ था, चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावनी, है ना, रानी पद्मावती या पद्मावनी, उनके बारे में उल्लेख है। और ये सिर्फ काल्पनिक ग्रंथ है, पद्मावत। अब इस पद्मावत में मैं बता देता हूँ, एक दंत कथा लिखी गई है, और उसकी तुलना किससे की गई है? रानी पद्मावनी से या पद्मावती से। जो ध्यान रखना, सिंहल प्रदेश श्रीलंका की थी, और हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गोइल है ना, ये गोइल सिसोदिया शाखा, गोइल है ना, जो शासक थे ना, उनके शासक थे राणा शाखा, सॉरी रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह की पत्नी के बारे में बताया गया कि पद्मावनी या पद्मावती इतनी सुंदर थी। उनके बारे में लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था। तो ये सिर्फ एक दंत कथा है, और हमारे इतिहास को बदनाम करने के बारे में ये लिखी गई है, और कुछ नहीं है। और इसको प्रमाणिक नहीं माना जाता, और इस पर एक फिल्म भी बना दी गई है। दुर्भाग्य की बात तो ये है ना, एक फिल्म भी बनी है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पे, है ना, रावल रतन सिंह, गोरा बादल, है ना, वीर गति को प्राप्त हो जाते रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, और गोरा बादल के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया होता है। और रानी पद्मावती या पद्मनी के नेतृत्व में क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। भारत का क्या, विश्व का सबसे बड़ा जोर किसे माना जाता है? चित्तौड़गढ़ का। लगभग कहते हैं कि लगभग 16,000 महिलाओं ने जोहर किया था, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें प्रेमचंद,
ध्यान रखना, प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास और ग्रंथ है, एक तो है गोदान, ठीक है ना, गोदान, ये बार बार पूछा जाता है। एक है गबन और एक है कर्म भूमि और एक है रंग भूमि, याद कर लेना प्रेमचंद के। और उसके बाद में बात करें हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन है ना उनके पिताजी है, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी जो एक लेखक थे। और हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने लिखा है दसरवार से सोपोन तक मधुवाला या मधुशाला, ठीक है ना, मधुशाला इनकी प्रमुख पुस्तक है, ध्यान रखना, है ना। सुनना इसको ना, यूट्यूब पे आप सर्च करना मधुशाला, बहुत सुंदर है ना, इनकी पंक्तियाँ है, तो इनकी ये पुस्तक है। तो भाई आज इस क्लास को यहीं देते विराम। कल की क्लास में जो ये प्रमुख पुस्तक है और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। कल भी आपकी स्ट्रेटेजी की क्लास है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।